नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण में। मैं हूं प्रशांत। आइए हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ब्यूरोक्रेसी इन दिल्ली। कल की न्यूज थी, इन रीसेंट वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट ऑन द इशू ऑफ कंट्रोलिंग द ब्यूरोक्रेसी इन नेशनल कैपिटल। ऐसी रूल्ड दैट द गवर्नमेंट हैज लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स ओवर सर्विसेज एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था। आइए हम डिटेल से डिस्कस करते हैं ये इशू क्या था। सबसे पहले ये इशू अगर बात की जाए, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने यह सवाल उठाया था कि सर्विसेज यानी कि सर्विस ऑफिसर्स, जो ऑफिसर्स को ऑपरेट करना, ट्रांसफर करना और ये सारी जो पावर्स हैं, उन ऑफिसर्स के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को अलॉट करती है, उन ऑफिसर्स के लिए ये सारी पावर्स किसके पास हैं? दिल्ली गवर्नमेंट के पास में या फिर यूनियन गवर्नमेंट के पास में। और ये कौन से ऑफिसर्स हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, ये सारे जो सेंट्रल सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट को अलॉट किया जाता है काम करने के लिए। तो ये सवाल उठकर आया था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ये जो केस था, इस क्वेश्चन को लेकर के कि कौन ऑपरेट करेगा, किसके पास पावर्स है सर्विस ऑफिशियल्स के लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ये केस रेफर किया था एक लार्जर बेंच के पास, एक बड़ी बेंच। जब भी कोई किसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल कंफ्यूजन होता है तो एक बड़ी बेंच प्रेफर की जाती है। तो ये बेंच 5 लोगों की थी जिसने रिसेंटली वर्डिक्ट दिया है। और जो इसके बाद एक और डेवलपमेंट था, दिल्ली गवर्नमेंट ने नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 को भी चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये लिखा गया था कि टर्म गवर्नमेंट, ये एक्ट जो कहता था टर्म गवर्नमेंट रेफर्स टू, अगर जो लॉज बनाए गए हैं असेंबली के द्वारा, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली ने जो लॉज बनाए हैं, उसमें गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एलजी होगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग। अब एससी के वर्डिक्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में ये वर्डिक्ट है। गवर्नमेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर शुड बी बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट और एक्सेप्शंस पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। अब यहाँ पे सेंटर ने यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ने एक आर्ग्यूमेंट दिया था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है विद स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिनाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिटरी नहीं है, ये यूनिटरी बायस हो सकता है लेकिन इट्स नॉट यूनिटरी। सेकेंडली, जो डेमोक्रेसी के और फेडरलिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स एक्चुअल में बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली केशवानंद भारती केस से ये निकल के आता है। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर का बेसिक मतलब बस इतना सा है डायरेक्टली कि कॉन्स्टिट्यूशन की वो चीज़ें जिन्हें गवर्नमेंट अमेंड नहीं कर सकती अनटिल एंड अनलेस लाइक कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो या फिर सुप्रीम कोर्ट स्पेशल ऑर्डर देता है, ये वो चीज़ें हैं जिनके बिना कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो उसमें फेडरलिज्म एज वेल एज डेमोक्रेसी, ये दोनों चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी बोथ आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ कही, आर्टिकल 239AA, इट प्रोवाइड्स फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली। अब यहाँ पर सारे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, अगर इन्हें पावर्स नहीं दी जाती हैं ऑफिसर्स को कंट्रोल करने की, तो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। आगे अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात की है। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे किस तरीके से बात की गई है कि सपोज मिनिस्टर्स जो हैं, ऑफिसर्स मिनिस्टर्स को रिपोर्ट करते हैं, अगर ये इन्हें रिपोर्ट करना बंद कर देंगे और इनकी डायरेक्शन पे काम करना बंद कर देंगे, तो जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल है वो एंटायरली अफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल स्टेट के जो लोग हैं, स्टेट के लोगों ने लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों को वोट किया, उसमें से कुछ मिनिस्टर्स बने, और ये मिनिस्टर्स ऑफिसर्स को अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते और ऑफिसर्स इन्हें रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो मिनिस्टर्स की जो अकाउंटेबिलिटी है लेजिस्लेटिव असेंबली में भी एज वेल एज जो पॉपुलेशन है, सिविल पॉपुलेशन, उसके लिए भी वो अकाउंटेबिलिटी बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट होगी। कोर्ट का ये कहना था। लास्टली एक चीज और कही कोर्ट ने कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है बाकी गवर्नमेंट की तरह ही है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट की तरह, और यूनियन गवर्नमेंट किसी भी तरह का अपनी पावर्स अगर यहाँ पे एक्सपैंड करती हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा। ये हमने बात कर ली वर्डिक्ट की। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 239AA की। ये 69th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था 1991 में, स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए दिल्ली को, और यहीं से शुरुआत होती है दिल्ली असेंबली की, लेजिस्लेटिव असेंबली की, आई मीन, एंड एडमिनिस्ट्रेटर। और ये सब हुआ किस लिए था? एस बालाकृष्णन कमेटी ने रिकमेंड किया था कि नेशनल कैपिटल में भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए। तो
तो उन्हीं के रिकमेंडेशंस पे 69th अमेंडमेंट में आर्टिकल 239 ऐड किया विच प्रोवाइडेड लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर नेशनल कैपिटल। अब इनके पास सारी पावर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के पास टू मेक लॉज। यहाँ एक्सेप्शन क्या है, ये स्टेट लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट पे सारे लॉज बना सकते हैं सिवाय पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, ये 3 एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे। आर्टिकल 239 की एक और जो हम बात देखेंगे यहाँ पे, एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहाँ पे इन्हें या तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली इनके अकॉर्डिंग काम करना होगा, और ही इज बाउंड टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन टेकन बाय द प्रेसिडेंट बिकॉज दिल्ली फुल स्टेटहुड अभी अचीव नहीं किया है, इसीलिए। ठीक है। देन आर्टिकल 239 इट एम्पावर्स एलजी टू रेफर अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन एनी मैटर विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट। और प्रॉब्लम की जड़ यही है, आप स्टेट्स में देखेंगे तो स्टेट्स में अगर गवर्नर को कोई इशू होता है, गवर्नर कैन डिनाई डायरेक्टली, जितनी भी वीटोज अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे गवर्नर के पास वीटोज हैं और भी बहुत सारी एडिशनल पावर्स हैं, बट सेम इज नॉट द केस विद एलजी फॉर दिल्ली बेसिकली। तो ये जो ड्यूअल कंट्रोल है, यहीं से पावर टसल की शुरुआत होती है, प्रेसिडेंट वर्सेस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ हमने देखा किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू यहाँ के किसी भी डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है, बिकॉज प्रेसिडेंट ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो उसे इंप्लीमेंट करना होगा एलजी को, और अगर कोई भी डिफरेंस है ओपिनियन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, तो ये जो ओपिनियन का डिफरेंस है ये प्रेसिडेंट को कन्वे करना होगा एलजी को। तो यहाँ से शुरू हो जाता है पावर टसल। ये इशू है, प्रेसिडेंट का भी एक तरफ से लीडिंग रोल है किसी भी डिसीजन के लिए, एज वेल एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को तो पावर्स हैं ही आर्टिकल 239 में। तो यहाँ से ये जो कंट्रोवर्सी है यहाँ से शुरुआत होती है। अब हम स्पेशल प्रोविजंस की बात कर लेते हैं। पुडुचेरी एज वेल एज दिल्ली, ये 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। अब पुडुचेरी की अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो इट कैन मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स ऑफ लिस्ट 2 एज वेल एज 3। और अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी की बात करें दिल्ली की, it is also having powers with like regard to state list as well as concurrent list। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन की अगर हम बात करेंगे, स्टेट लिस्ट के 3 एक्सेप्शंस की बात की गई है यहाँ पे, एक्सेप्ट एंट्री 1, 2 एंड 18। अब हम इसमें देख लेते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। आप देखेंगे स्टेट लिस्ट की एंट्री 1, 2 एंड 18। फर्स्ट एंट्री पब्लिक ऑर्डर, सेकेंड एंट्री पुलिस, एंड हियर इज द 18th एंट्री दैट इज लैंड। और यही तीनों हमने डिस्कस किया था, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये हमने देख लिया। अब अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें यहाँ पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज इन स्टेट्स के पास में अपनी पावर्स होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को जब जरूरत हो स्टेट्स को तभी सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए, अदरवाइज स्टेट लिस्ट एटलीस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये सारी चीजें स्टेट्स के पास होनी चाहिए और एक दूसरे के साथ मिल करके काम करने का जो प्रिंसिपल है वो ज़्यादा बेटर है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को हमेशा फॉलो करना चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया फिलहाल कि आर्टिकल 239 कितनी पावर्स देता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पावर्स हैं उस केस में। लेकिन यहाँ पे कई बार क्या होता है कि लॉज के जो लूप होल्स हैं, अमेंडमेंट्स के लूप होल्स हैं, या फिर लैक ऑफ क्लैरिटी कह सकते हैं, नॉट लूप होल्स, इस लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से ये इश्यूज आते हैं। देन बेसिक स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन है, इसे कहीं ना कहीं लीगलाइज कर देना चाहिए। अभी तक क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास चीज़ें जाती हैं तभी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन उठती है, बट पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पास इस तरीके का कुछ भी नहीं, प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है या रूल्स नहीं है, तो इसे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो अगर करते हैं तो इस तरीके के टसल्स नहीं आएंगे, पावर टसल्स जो देखने को मिले। जुडिशियल इंटरवेंशन, अब वैसे तो ज़रूरत नहीं होती, सबका अपना अपना काम है, डिवीजन ऑफ पावर्स इज ऑलरेडी बीइंग प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन फिर भी जुडिशियल इंटरवेंशन सुओ मोटो केसेस में कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये एक वे फॉरवर्ड हो सकता है बहुत पॉजिटिव तरीके से। एंड इट्स नॉट आरपीए, इट्स अमेंडिंग कॉन्करेंट लिस्ट। अभी कॉन्करेंट लिस्ट पे काफ़ी केओस है, तो कॉन्करेंट लिस्ट को लेकर के भी जो लैक ऑफ क्लैरिटी है, और एज इन स्टेट्स के पास काफ़ी कम पावर्स है कॉन्करेंट लिस्ट में।
और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेंट्रल यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की पावर्स हमेशा डोमिनेट करती हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, तो इस पर भी थोड़ी सी क्लैरिटी हो, स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर्स हों, क्योंकि रीजनल लेवल पे कई बार ज़्यादा ज़रूरत होती भी है इन चीज़ों की। और जैसा हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से ऑफिसर्स के, सर्विस ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी को लेकर के और मिनिस्टर्स की अकाउंटेबिलिटी को लेकर के यहाँ पर वर्डिक्ट दिया स्टेट गवर्नमेंट का फेवर करते हुए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।